नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि एशिया में जो जागरण शुरू हुआ था 1947 से, जो नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था 1949 में, दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंतर्गत। और उसमें ये प्रयास किया गया था कि एशियाई देशों में एकता स्थापित की जाए, जिससे कि वो एक साथ में एकजुट हो करके जो उपनिवेशवादी शक्तियां हैं, साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं, उनके विरुद्ध में लड़ा जा सके। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते 1950 में बेगुई सम्मेलन होता है और उसमें इकट्ठे होते हैं 19 देश, जो उसमें 28 देश उसमें इकट्ठे होते हैं। और आगे इसी क्रम को 1954 के अंतर्गत बोगोई सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें 19 देश जो हैं वो एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा एशियाई जागरण को और अधिक तीव्र गति देने का निर्णय लिया जाता है। और इसके अलावा इसमें ये भी निर्णय लिया जाता है कि एशिया के साथ साथ में अफ्रीका के देशों को भी साथ में लिया जाए, उनको भी इसके साथ में जोड़ा जाए। और दोनों ही महाद्वीपों के जो पिछड़े हुए देश हैं, जो उपनिवेश के अंतर्गत आते हैं, वो देश जो साम्राज्यवादी शक्तियों से ग्रसित हैं, जिनको अभी तक जिनका शोषण होता चला आ रहा है, उन सब का एक इकट्ठा सम्मेलन आयोजित किया जाए, एक बैठक आयोजित की जाए अफ्रीका और एशिया के देशों का। और इस निर्णय के आधार पर, जैसा पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना था, 1955 के अंतर्गत बांडुंग जो सम्मेलन है उसको आयोजित किया जाता है। और बांडुंग सम्मेलन के अंतर्गत यद्यपि इन देशों के बीच में कई मतभेद भी उभरे थे, जैसे बहुत सारे देश थे पूंजीवाद का समर्थन करते थे, पूंजीवादी देशों का समर्थन करते थे, और कुछ देश थे जो साम्यवादी देशों का समर्थन करते थे, साम्यवाद का समर्थन करते थे कि भी साम्यवादी ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। कुछ कहते थे कि पूंजीवाद हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। किंतु कुछ देश ऐसे भी थे जो कि न्यूट्रल रहना पसंद करते थे, गुटनिरपेक्ष रहना पसंद करते थे। तो इस प्रकार से इन मतभेदों को यदि हटा दिया जाए तो ये एशिया और अफ्रीका की एकता का एक सबसे बड़ा महासम्मेलन था। और इसमें एक तृतीय विश्व की आवाज़ उठाने का एक ऐसा गुट बन गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी एकजुट होकर के आवाज़ को उठाता था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता इसके अंतर्गत विकसित हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी ये प्रभाव डालना इसने शुरू कर दिया था। तो एकजुटता होने की वजह से इन देशों में एक तरफ तीव्र जागरण पैदा हुआ था, स्वतंत्रता के लिए तीव्र आंदोलन पैदा हुआ था। सारे देश इसी दबाव के कारण स्वतंत्र होते चले जा रहे थे और 1962 तक सारे देश जो हैं वो स्वतंत्र लगभग हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक शक्ति बन गया था, तृतीय शक्ति बन गया था विश्व का, जो कि अपने स्वाभिमान को बचाने में लगे रहे थे, एकजुट होकर के कार्य करते रहे थे और उनको स्वतंत्रता अंततः प्राप्त होती है। तो जो बांडुंग सम्मेलन था उसके अंतर्गत एक सामान्य कॉमन एक निर्णय लिए गए थे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो एक मिलकर के आवाज़ उठाएंगे, मौलिक अधिकारों के लिए प्रयास करेंगे और सभी देशों को समानता के आधार पर ट्रीट किया जाना चाहिए, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका निर्णय किया था कि सब करके एकजुट होकर के कार्य करेंगे और किसी भी जो शक्ति है, परमाणु शक्ति है, उसका युद्ध के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, धमकाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो आर्थिक सहायता दी जा रही हैं, उन आर्थिक में विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा उनके माध्यम से उनकी जो आंतरिक हस्तक्षेप है, आंतरिक जो दबाव हैं, उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके का इसमें एक निर्णय लिया गया था। और इसके अलावा शांति के लिए सारे देश मिलकर के एक साथ में सहयोग करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करेंगे और आपसी जो पारस्परिक हित हैं उनको बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के विकास में सहयोग करेंगे और एक दूसरे को आगे ले जाने का सहयोग करेंगे। इस तरीके की इसमें निर्णय लिए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान करेंगे, सारे देश एकजुट होकर के कार्य करेंगे। तो ये जो बांडुंग सम्मेलन था, इसमें दोनों ही
महाद्वीपों के देशों ने इस तरीके के निर्णय लिए थे। हालांकि ये जो विभिन्न जो विवाद थे इन देशों के बीच में, उन विवादों से इनके निर्णय जो लेना चाहिए था वो निर्णय थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, किंतु फिर भी इनमें एकजुटता विकसित होने का एक अहम कदम था और ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसको हम मान सकते हैं कि तृतीय देशों का तृतीय शक्ति के रूप में उभार इस बांडुंग सम्मेलन से इन देशों का होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम था। इसके बाद में 1955 तक ये प्रक्रिया चली, लेकिन बाद में कई कारणों से कई मामले ऐसे फंस गए थे कि जिस वजह से ये जो बांडुंग सम्मेलन जो दोनों महाद्वीपों के बीच में एकता वाले जो सम्मेलन निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए थे वो आगे नहीं हो पाए थे। किंतु और उसका कारण बहुत सारे ये थे कि 1955 से लेकर के 1962 के बीच में द्वितीय जो काल था, इसके अंतर्गत कई समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इन देशों के अंतर्गत इन देशों के मध्य में विकसित हो जाती है। तो ये जो भावना है वो आगे ज़्यादा नहीं चल पाई थी और एकजुटता इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाती है। और उसका कारण ये क्या है, रंग भेद और उपनिवेशवाद का विरोध ये एकजुट होकर के लगभग करते रहते, लेकिन कई मामले इस तरीके के फंस गए थे जिस वजह से ये जो है ज़्यादा तीव्र गति से नहीं बढ़ पाया था। हालांकि इस बीच में गुटनिरपेक्ष पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास होता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण होता है और तृतीय शक्ति के रूप में ये देश उभर करके सामने आते हैं। लेकिन महाशक्तियों के द्वारा इस बीच में विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता रहा था। सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां इन देशों के साथ में बहुत सारी दोनों ही महाशक्तियों ने कर ली थी, जिससे कि वो देश जो है स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने में हिचकिचाने लगे और जो राष्ट्रीय जो महाद्वीप के देशों की जो एकता थी उसको एकजुट होने से रोका गया था इनके माध्यम से। और इसी बीच में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध के अंतर्गत जो शक्तियाँ जो एकजुटता थी वो पूरी तरीके से बिखरती नज़र आती है। गुटनिरपेक्ष बिल्कुल बिखरता नज़र आता है, पंचशील के सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और भारत जो एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर के साथ में चल रहा था वो अकेला पड़ जाता है, उसको किसी देश के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से इस दौरान जो है ये जो एकजुटता वाला जो प्रक्रिया है, जो सम्मेलन थे, वो आगे का क्रम आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसी प्रकार से जो तृतीय काल 1962 के बाद में, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट था, भारत चीन का जो युद्ध था वो एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि उसमें जो एकजुटता वाला जो सिस्टम चल रहा था वो एक तरीके से धराशायी हो जाता है, गुटनिरपेक्ष धराशायी हो जाता है। और ये जो एशियाई जो देश हैं वो आपस में ही, भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें दोनों ही एशिया के देश आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक अलग तरीके का तनाव विश्व समस्या बन जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तृतीय जो काल था 1962 से लेकर के 71 के बीच में, उसके अंतर्गत भी कई इन देशों के बीच में, इन देशों के मध्य में कई युद्ध देखने को हमें मिलते हैं। जैसे भारत चीन का संघर्ष तो हुआ ही था, इसके अलावा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान का 1965 में, 1971 के अंतर्गत इंडोनेशिया में चीन के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना और बांडुंग सम्मेलन का 1965 अल्जीरिया में जो आयोजित किया जाना था उसको नहीं हो पाना। और इसके अलावा चीन के भय से, चीन के आतंक से ये देश से जो है वो आतंकित होने लगते हैं और उसकी जो साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति है उससे इसमें भय पैदा एक तरीके से हो जाता है। तो इस कारण से ये जो काल था ये भी एक बहुत उतार चढ़ाव वाला काल था। इसके अंतर्गत भी इन देशों में बहुत ज़्यादा एकजुटता पैदा नहीं हो पाती है, किंतु जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मंच था उस पर ये देश अपनी आवाज़ को एकजुट होकर के एक ग्रुप के रूप में, एक
संगठित रूप में आवाज़ को उठाते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति थी उस राजनीति को प्रभावित और उनके निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होते थे। हालांकि इनके बहुत सारी जो जैसे साम्यवाद ने इन देशों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया था। दूसरी तरफ अमेरिका के जो पूंजीवाद है वो पूंजीवाद अपनी तरफ इन देशों को खींचने का कार्य करता है और इसी कारण से एक लंबे समय तक शीत युद्ध विश्व स्तर पर चलता है। तो ये जो खींचतान थी इससे इन देशों की एकता पर भी प्रभाव पड़ा था। तो इसके अलावा जो अंतिम जो काल आता है 1971 के बाद में और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं इन देशों के बीच में, वो घटनाएं इसको प्रभावित करती हैं। देखा जाता है कि इन देशों में बहुत सारे, जैसे 1971 में बांग्लादेश का नया निर्माण होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव विकसित होता है, अरब इजराइल का मैटर है, ईरानी इराक का मैटर है, अफ़गानिस्तान की समस्या है, वियतनाम की समस्या है, कंबोडिया की समस्या है, श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है और नेपाल में साम्यवाद ख़त्म होने लगता है, कोरिया में तनाव पैदा होता है और म्यांमार में भी सैनिक विद्रोह होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि एशियाई देशों के बीच में चल पड़ती हैं और इनका जो विकास क्रम है इसको प्रभावित करने में ये जो घटना है वो सक्षम होती हैं और इनको प्रभावित करती हैं। तो एक तरीके से जो विकास की दौड़, एकजुटता की जो दौड़ थी वो धीमी पड़ जाती है और एक नया वातावरण विश्व स्तर पर विकसित होने लगता है। तो इसके अलावा इन देशों के बीच में किंतु एक जो चीज़ उभर करके आती है कि ये देश पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं, इन पर किसी प्रकार का उपनिवेशवाद का प्रभाव नहीं रहता है। किंतु 1990 के बाद में जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है वो ये कि एक नया उपनिवेशवाद विश्व स्तर पर उभर करके सामने आ रहा है, जिसको आर्थिक उपनिवेशवाद कह सकते हैं, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद कहा जा सकता है। और नया पश्चिमीकरण एक तरीके से विकसित हो रहा है और जो महाशक्तियाँ हैं वो अपनी आर्थिक तौर पर इन देशों को गुलाम बनाने में की दौड़ में लगे हुए हैं और यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों को भेज करके इनका विकास यद्यपि हो रहा है किंतु इनका शोषण भी एक तरीके से यहाँ से हो रहा है और इनकी जो आर्थिक तौर पर इनको गुलाम बना लिया गया है। और ये जो देश हैं वो एक स्वतंत्र रूप से, ये एक निष्पक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जब किसी से कर्जा ले रखा होता है तो उसके विरुद्ध में बोलना इतना आसान कार्य नहीं होता है। और तो इन देशों ने, जो पूंजीवादी देश हैं, उन्होंने क्योंकि अभी तक तो 1990 तक तो शीत युद्ध चलता चला आ रहा था तो उसमें सहयोग किया जाता, किंतु 1990 के बाद में जब एक ध्रुवीय विश्व बन करके रह गया है, उस एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की दादागिरी बढ़ गई है, अमेरिका की बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया है। चाहे वो इराक का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो या एक तरीके से कुवैत का मामला हो या क्यूबा का मामला हो, इन सब में उसने, यूगोस्लाविया का मामला जो है इसमें उन्होंने एक पक्षीय जो है कार्रवाई की है। तो इस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। तो एशियाई जागरण का परिणाम ये है कि वो सारे देश स्वतंत्र हो चुके हैं और सारे देश अपना विकास की दौड़ में शुरू हो गए हैं। यद्यपि नए जो उपनिवेशवाद आर्थिक तौर पर चल रहा है उससे वो थोड़ा सा अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है आर्थिक तौर पर, किंतु विकास हो रहा है। आज इतना ही, आगे बाकी का आगे